हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो हमारी जो 12th की सीरीज चल रही थी और सीरीज में मैंने सबकी कुछ वीडियो डाल दी थी, आपकी सीरीज में कुछ वीडियो डाल दी थी। हमारी जो यूनिट फर्स्ट की सीरीज चल रही है और यूनिट फर्स्ट आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बिहाफ से हमने पढ़ी थी। फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने उसके लिए फर्स्ट पार्ट की वीडियो आपको इंट्रोड्यूस कर दी थी। तो हमने वहां पर चार्जेस के बारे में पढ़ा था, काइंड ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ा था। काइंड ऑफ चार्जेस हमने आपने पढ़ा था आपका एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस, आपने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, आपने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो वो तो आपका जस्ट बेसिक हो गया। उस बेसिक के बाद वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ रहा है, जो कि आपका बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज्यादा आप सुनते भी उसके बारे में। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो टॉपिक है आपका कूलम्ब्स, वो टॉपिक है आपका कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, Coulomb's law of electric charge, Coulomb's law of electric force, Coulomb's law of electric force के बारे में हम पढ़ेंगे। आप Coulomb's law of electric force। तो Coulomb's कौन है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक का तो आपको पता है और फोर्स भी आपको पता है, पावर। ठीक है, तो फोर्स के बारे में पता है आपको। सबसे पहले हम साइंटिस्ट Coulomb के बारे में बात करते हैं। तो ये आपका एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने एक रिसर्च करी थी चार्जेस के बारे में। जब 2 पॉइंट चार्जेस एक साथ रख दिए जाते हैं तो उनके बीच में क्या फोर्सेस जनरेट होती है। तो हमने जब पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिक, हमने वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन की बात करी थी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन की बात करी थी, ठीक है। तो हमने पढ़ा था जब सेम चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं। हमने पढ़ा था जब अपोजिट चार्जेस होते हैं तो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे ही हमने ये 3 केस वहां पर पढ़े थे, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस आपके अट्रैक्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ ने। तो कूलम्ब्स लॉ ने इन्हीं सब के एक्सपेरिमेंटली करते हुए एक लॉ बना दिया, उसी को नाम दे दिया कूलम्ब्स लॉ। उसको एक मैथमेटिकल एक फॉर्मूला भी दे दिया, तो उस फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं, थोड़ा इसको रब कर देते हैं। तो जो उसने फॉर्मूला दिया, तो उस फॉर्मूले से पहले मैं एक प्रॉपर उसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, ताकि आपको याद हो जाए कि कूलम्ब्स लॉ होता क्या है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या है, बेसिकली क्या फोर्स है। दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कूलम्ब्स लॉ की अगर बात करें, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी 2 पॉइंट चार्जेस। दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी 2 पॉइंट चार्जेस। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्सन है बिटवीन दी 2 पॉइंट चार्जेस, की बात करते हैं। तो इसके लिए हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, between the 2 stationary point charges are या फिर are directly proportional to the magnitude या to the product of the magnitude of 2 point charges, and also inversely proportional to the distance, also proportional to the distance या also proportional to the square of distance, between these 2 point charges, तो इस तरह की उसने एक डेफिनेशन दी थी। तो कूलम्ब्स लॉ ने एक डेफिनेशन दी जब चार्जेस के बारे में उसने पढ़ा और चार्जेस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन की बात करी। तो उसने ये डेफिनेशन दी, उसने कहा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द 2 पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। क्योंकि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं वो किसके लिए पढ़ते हैं, पॉइंट चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे पॉइंट चार्जेस भी क्या होता है।
तो चार्जेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 point charges and also inversely proportional to the square of distance between these 2 point charges. तो ये उसने बात कही थी, ये उसने बात कही, तो इस बात के अकॉर्डिंग देन तो इसने बोला फोर्स is directly proportional, force is directly proportional to the point charges, product of the point charges. तो इसने बोला product of the two magnitude of 2 point charges. तो ये बोला उसने force and उसने बोला फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो इन दोनों के बिहाफ से जो एक फॉर्मूला बनता है आपका, दैट इज एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. तो ये किसने दिया था? ये कूलम्ब्स लॉ ने एक फॉर्मूला दिया, दिस इज द कूलम्ब्स फॉर्मूला. फिर इसने इसको और ओपन करा, ये जो डायरेक्टली का या इनडायरेक्टली का कांस्टेंट का साइन लगा हुआ है, तो उसने उसको लिखा F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. तो इस तरह का फॉर्मूला बाद में, क्योंकि K क्या है? K इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट. तो मैं इस वाले डेफिनेशन को रब कर देता हूं, क्योंकि मुझे इसको समझाने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए. आप इसको लिख लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए इसको, तो आराम से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम इसके साथ साथ इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे. तो ये वाला टॉपिक आराम से आपको सारा क्लियर हो जाएगा. तो हम सबसे पहले इस फॉर्मूले को बना लेते हैं कंप्लीटली. तो आपका जो फॉर्मूला बन रहा है कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग, तो कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला बन रहा है कूलम्ब्स लॉ, दैट इज F इक्वल्स टू K और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. तो Q1 Q2 क्या है? Q1 एंड Q2 आर द पॉइंट चार्जेस, तो Q1 Q2 आपके क्या हो गए? पॉइंट चार्जेस हो गए. R इज द डिस्टेंस, और आप इसको रेडियस भी बोल सकते हो, आप उसको रेडियस ही बोल दे. तो R इज द डिस्टेंस. और K क्या है? K आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट है. दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोल देते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट है. तो K क्या है? आपका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट है, और इसकी भी एक कुछ वैल्यू होती है, तो अगर वैल्यू की बात करूं, दैट इज K की एक वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. या एप्सिलॉन डिपेंड करेगा फ्री स्पेस के लिए या फिर मीडियम के लिए. फिलहाल हम फ्री स्पेस की बात कर लेते हैं, दैट इज नोट, और अपॉन की बात करें Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर कूलम्ब्स लॉ. और ये जो हमने बात करी, तो 4 पाई तो आपका नोन है, और यहाँ पर एक एप्सिलॉन लगा हुआ है, तो व्हाट इज एप्सिलॉन नोट? दिस इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. तो इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहले ये तो आपका होगा चार्जेस, और चार्जेस कैसे है? पॉइंट चार्जेस. अब पॉइंट चार्जेस क्या होता है भाई, ये क्लियर होना चाहिए. पॉइंट चार्जेस, तो पॉइंट चार्ज का मतलब बहुत छोटा चार्ज, बहुत छोटे की बात करते हैं. अब छोटे की बात करो, अब जैसे बहुत सारे, अब फुटबॉल है, जस्ट वी हैव एग्जांपल ऑफ फुटबॉल. अब फुटबॉल के चारों तरफ चार्जेस है, तो क्या वो पॉइंट चार्जेस है? नहीं. वो पॉइंट चार्जेस है या नहीं, वो डिपेंड कर रहा है अब ऑब्जर्व पर, डिपेंड वाले के ऊपर बात कर रहा है, कौन इसको कैसे ऑब्जर्व कर रहा है. अब मैं अपने हाथ में लेकर फुटबॉल को अगर बात करूं पॉइंट चार्जेस की, तो वो पॉइंट चार्जेस नहीं है. बट एक छोटा सा अगर बात करूं मैं 4 पॉइंट लेकर, तो वो जो छोटे से की बात हो रही है, तो वो पॉइंट चार्ज है. अब उस फुटबॉल को अगर मैं कंपेयर करूं, पूरे वर्ल्ड में फैला दूं, तो वो पॉइंट चार्जेस कहलाएगा. एक पास रखने पर वो पॉइंट चार्जेस नहीं है, तो बात हो रही है काफी स्मॉल की, जस्ट लाइक ए पॉइंट, तो उसको नाम दे दिया पॉइंट चार्जेस. तो पॉइंट चार्जेस वहां पर 2 ले लिए, Q1 एंड Q2. इसके बीच में आपका अट्रैक्शन हो सकता है, इसके बीच में आपका रिपल्सन हो सकता है, डिपेंड करेगा आप चार्जेस कैसे ले रहे हैं. सेम चार्जेस लेंगे तो आपका क्या होता है? रिपल्सन होता है. अपोजिट चार्जेस लेंगे तो वहां पे क्या होगा? अट्रैक्शन होगा. ठीक है. बाद में क्या है ये? R. तो R की बात कर देते हैं. अब हमने क्या करा, 2 चार्जेस ले लिए, एक चार्ज Q1
और एक चार्ज Q2, क्योंकि कूलाम्स ने एक बात बहुत अच्छी कही थी इसमें, इसने ये भी कहा था इन दोनों के सेंटर से लेकर जो डिस्टेंस है उस सेंटर की बात करते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस उसने माना कितना R, कितना माना R। तो ये जो R है और ये जो बात करते हैं, ये जो दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, ये जो दोनों पॉइंट चार्जेस है ये सिंगल लाइन में एक्ट करते हैं। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाइज करती है इन अ सिंगल लाइन। द फोर्स बिटवीन दीज चार्जेस, the force between these charges act in a single line, act in a single line। के सिंगल लाइन बोले तो आप Q1 Q2 की बात कर रही है तो चार्ज इधर भी हो सकता है Q1, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, बट ये प्लेन लाइन एक सिंगल लाइन की बात करता है, ये सिंगल लाइन की बात करता है, पॉइंट चार्जेस में सिंगल लाइन की बात करता है। ठीक है, तो R आपका डिस्टेंस और रेडियस हो गया दोनों चार्ज के सेंटर के बीच का। अब बात करते के, व्हाट इज के? तो के यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की यहाँ पर हमने वैल्यू लिखी है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, दैट इज के विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 9 into 10 की पावर 9, 9 into 10 की पावर 9, या फिर हम इसको लिख लेते हैं 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू फॉर के, दिस इज द वैल्यू फॉर के, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। तो आप डायरेक्टली इस वैल्यू को भी रख सकते हो, जब आपके पास कोई न्यूमेरिकल आएगा आप डायरेक्टली इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। आपको ये नहीं है कि आपको इस परमिटिविटी की भी वैल्यू रखनी पड़े, दैट इज 8.85 इंटू 10 की पावर -12। आप इस पूरे फैक्टर की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। अब यहाँ पर ये रोल कर रहा है कांस्टेंट का, और यहाँ पर एक वर्ड यूज करा गया दैट इज एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो इसकी हम एक प्रॉपर वीडियो पढ़ेंगे, इसकी हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये भी आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होगा। दैट इज योर परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो मीडियम यहाँ पर फ्री स्पेस है, नॉर्मल है, वो डिपेंड करता है आप मीडियम ले रहे हो। तो हम यहाँ पर जो के की ही बात कर रहे हैं, के की, तो के जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो मीडियम पे डिपेंड करता है या नहीं करता। तो के की वैल्यू जब हम बात करते हैं इट्स डिपेंड ऑन द मीडियम। तो के की वैल्यू आपकी मीडियम पर डिपेंड करती है, इट्स डिपेंड ऑन द मीडियम। तो यही सारा प्रोसेस आपका कहलाता है कूलम्ब्स लॉ। दिस इज योर कूलम्ब्स लॉ। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, दोबारा से मैं बता दे रहा हूं। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये रिपल्सन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। तो हम कह देते हैं इन कूलम्ब्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द 2 चार्जेस। फोर्स इसकी बात करें तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैंने यही बताया, फोर्स ये लिखा हुआ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस होती है, और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम होती है। तो उसी के बिहाफ से आपका ये फॉर्मूला बन के आता है K इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, और K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर Q1 Q2 इज द पॉइंट चार्ज एंड R इज द डिस्टेंस, और बोले तो रेडियस। तो K की एक प्रॉपर वैल्यू होती है, दैट इज 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कूलम्ब्स लॉ। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर, जो काफी आपको समझ में आएगा जिससे ये कैसे सॉल्व होता है। तो मैं लिख लेता हूं आपका एक न्यूमेरिकल, तो टाइम कंज्यूम ना हो, तो मैंने आपका एक न्यूमेरिकल लिख लिया है। तो मैंने एक न्यूमेरिकल आपका कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग लिख लिया है। तो मेरे पास क्या है, इस पहले न्यूमेरिकल को समझते हैं। जस्ट एक सिंपल न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी बेस्ड एक सिंपल न्यूमेरिकल है। तो मेरे पास क्या है, 2 चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज। अब आपके पास 2 चार्ज पार्टिकल हैं जिनका चार्ज कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। ईच आर जॉइंड बाय एन इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ। अब दोनों एक स्ट्रिंग से आपके हैंग कर दिए गए। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी ले ली आपकी, स्ट्रिंग से आपके इंसुलेट कर दिए गए, इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ले ली गई, लेंथ 1 मीटर, एंड द सिस्टम इज केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या पूछा है, स्ट्रिंग में क्या टेंशन होगा, तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
आप सीधा सिंपली कर सकते हैं इसको, ये तो बहुत टिपिकल भी नहीं है और आपका इजी है। तो सबसे पहले गिवन की बात करते हैं, तो गिवन चार्जेस की वैल्यू दे दिया Q1 विल बी Q2 विल बी इक्वल टू कितना है आपका 2.0 इंटू 10 की पावर 8 कूलम दे दिया। और आपको क्या दे दिया, आपको R की वैल्यू दे दी, दैट इज R विल बी इक्वल टू 1 मीटर, R विल बी इक्वल टू 1 मीटर। तो हम सीधा सीधा बात क्या कर रहे हैं, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो बात करते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग equal to the force between them। तो ये फोर्स बिटवीन देम, तो फोर्स का फॉर्मूला आपका इस केस में क्या होता है, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आपको Q और Q2 की वैल्यू दी हुई है, Q1 Q2 की, और आपके पास R भी है, दैट इज, और इसकी वैल्यू मैंने बता दी थी कि फिक्स होती है। तो मैं इसकी वैल्यू फिक्स होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू चार्जेस की बात करें तो दो आपको चार्जेस दे दी गए हैं, पॉइंट चार्जेस की बात करी तो वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू 10 की पावर 8 एंड 2 इंटू 10 की पावर -8। तो ये आपके चार्ज दे दी गए और नीचे आपका R स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर। तो इस तरह से आपको वैल्यू दी हुई है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल लिया है ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। तो आपके पास 2 2 4 और 9 4 36 दैट इज 36 इंटू 10 की पावर आपके पास कितनी आ जाएगी, दैट इज 10 की पावर आपका 8 और 8 16, दैट इज आपके सॉल्व करेंगे तो आपके पास 10 की पावर -7 आ जाएगा, 10 की पावर -7 आ जाएगा। तो और इसको लिख सकते हैं, द फोर्स इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन, 10 की पावर -6 न्यूटन। तो ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है हमने ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए और आप इस तरीके न्यूमेरिकल को आराम से कर सको। तो फोर्स का अगर निकालने का कॉन्सेप्ट आता है तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है, आपके पास चार्जेस की वैल्यू होनी चाहिए और आपके पास R होना चाहिए, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लोगे, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं आगे जाके, तो आगे जाके जो चार्जेस हमने बात करा है तो आगे थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं जब ये कूलम्ब्स लॉ को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। तो इसी तरीके से हम कर लेते हैं, और भी न्यूमेरिकल आगे करेंगे हम इस वीडियो में। तो हम पहले अब इसी को पढ़ लेते हैं, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो जब कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में आता है तो हमें वो भी पता है, तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि इस पे भी आपके न्यूमेरिकल आ जाते हैं, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो इसको भी हम एक फॉर्मूला सॉल्व कर लेते हैं या एक इक्वेशन बना लेते हैं जब भी कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म की बात करेगा। तो हम क्या कर लेते हैं इसको सॉल्व करने के, लेट अस कंसीडर टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, Q1 and Q2 separated by a distance R, तो हम दो पॉइंट चार्ज ले लेते हैं Q1 एंड Q2। तो दिस इज अ पॉइंट चार्ज Q1 और दिस इज अ पॉइंट चार्ज Q2। तो हमने दो पॉइंट चार्जेस ले लिए Q1 एंड Q2 और इन दोनों के सेंटर से हमने बात करी, क्योंकि सिंगल सेंटर से सेंटर की बात करें तो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R है। और अब बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की अगर बात कर रहे हैं तो अगर हम इस Q1 पर बात करें फोर्स की, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज हैं, तो यहाँ पर क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रही है, यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रही है। तो अगर इस फोर्स और रिपल्सन बात करें Q2 पे क्या लग रही है, तो Q2 की बात करें दैट इज F21 फोर्स लग रही है 2 वाले पर ऑन द बिहाफ ऑफ Q1 से, दैट इज फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो अगर बात करें इस Q1 की तो Q1 पे फोर्स क्या लग रही है, 1 2। Q1 पे फोर्स किसकी वजह से लग रही है, 2 की वजह से। तो ये दोनों की फोर्स हो जाती है, और अगर यूनिट वेक्टर की बात करें तो यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर 1 से 2 की बात करेगा, 1 पर 2 के बिहाफ से है, और यहाँ पे अगर यूनिट वेक्टर की बात करेंगे 2 पर 1 के बिहाफ से है। तो हमने दो पॉइंट चार्जेस ले लिए जिनका सेंटर से डिस्टेंस कितना है, दोनों का R है, Q2 पे चार्ज लग रही है F21
दैट इज इन दिस डायरेक्शन, और 1 पे लग रही है फोर्स 2 से, तो इस तरह की इमेज बात करी। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसका फॉर्मूला किस तरह से बनेगा फोर्स के लिए, इसका फॉर्मूले का किस तरह से बनेगा फोर्स के लिए। तो दिस इज द फोर्स ऑन Q1 और दिस इज द फोर्स ऑन Q2। तो हम बात करते हैं इसी के लिए अकॉर्डिंग टू फोर्स के फॉर्मूला निकालने के लिए। तो अगर बात कर लेते हैं हम, वी हैव F21, तो F21 क्या है अगर इसकी बात करें, वी हैव F21, दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स ऑन 2 पे लग रही है, 2 पे, दिस इज द फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। तो ये फोर्स क्या है F21, दिस इज द फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। तो इसके लिए जब हम फॉर्मूला बना रहे हैं दैट इज F21, क्योंकि आपके पास कूलम्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। और जब पॉइंट चार्जेस की इन वेक्टर की फॉर्म में करते हैं तो फॉर्मूले में थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं। तो उसके लिए आपको वेक्टर पता होना चाहिए, जो कि आपने 11th में पढ़ा होगा, कुछ याद हो तो 11th का। अब याद तो पता नहीं होगा नहीं होगा, तो अगर थोड़ा सा वेक्टर डिटेल में पढ़ना है तो आप उसको देख सकते हैं, नहीं तो इससे भी क्लियर कर सकते हैं। तो फोर्स F21 पे कितनी हो रही है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, दैट इज, ये तो आपका कॉमन है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम चलो यहाँ पे लिख ही लेते हैं, लेट अस कंसीडर टू पॉजिटिव चार्ज R1 K2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R इन अ वैक्यूम। हम वैक्यूम की ही बात कर लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लगा लेते हैं। बात करते हैं चार्जेस की, तो चार्जेस यहाँ पर आपका Q1, चार्जेस आपका सेम Q1 एंड Q2 है, और उसके नीचे आपका रेडियस बात करिए आपका R स्क्वायर, रेडियस की बात करी R स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका एक यूनिट वेक्टर एड ऑन हो जाता है, यहाँ पे आपका एक यूनिट वेक्टर एड ऑन हो जाता है, दैट इज 2 1, दैट इज 1 2, दैट इज 1 2, दिस इज द यूनिट वेक्टर। तो आप यूनिट वेक्टर क्या करते हैं, वेयर R12, तो R12 जो यूनिट वेक्टर है, तो R12 विल बी इक्वल टू R12 अपॉन R। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपके यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज रिप्रेजेंटेड फॉर यूनिट वेक्टर, इज द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इट इज द यूनिट वेक्टर। अगर बात करें आप दूसरी फोर्स के लिए, फोर्स किस पे Q1 पर, तो Q1 पे अगर फोर्स की बात करें तो हम सिमिलरली उसको सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली F12 मतलब 1 पे फोर्स लग रही है, किसके बिहाफ से, चार्ज Q2 से, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे हमने यहाँ पर बनाया था, दैट इज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और आपका दिस इज योर यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर 2 1 हो जाएगा आपका, यहाँ पर यूनिट वेक्टर 2 1 हो जाएगा। तो बात करें यहां पर आपका क्या है, ये आपका क्या, दिस इज 1 2, ये क्या, फोर्स, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज ऑन Q1 बाय Q2। तो ये फोर्स लग रही है यहाँ पर 1 पर बाय 2 से, तो ये उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है, ये आपका उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है। और बात करें यूनिट वेक्टर R21 की, तो यूनिट वेक्टर R21 कैप will be equals to 2 1 vector upon R. तो this is the unit vector for, in this case is the unit vector। तो इसी के बिहाफ से आपके पास न्यूमेरिकल भी आते हैं, इसी के बिहाफ से आपके पास न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो न्यूमेरिकल में लिख लेता हूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसको रब करते हैं और फिर हम न्यूमेरिकल को नोट करते हैं, तो टाइम वेस्ट ना करते हो, हमने आपका न्यूमेरिकल लिख लिया है। तो न्यूमेरिकल की अगर बात करें तो न्यूमेरिकल किससे रिलेटेड है आपका, ये आपका कूलम्स लॉ बाय पॉइंट चार्जेस या कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से ही रिलेटेड है। तो आपको कुछ चीज गिवन है, आपको कुछ चीज गिवन है, तो सबसे पहले हम गिवन लिख लें। तो आपको गिवन क्या क्या है, गिवन आपको क्या क्या है, तो गिवन Q2 की वैल्यू आपको 3 × 10⁻⁻6 कूलम, और Q1 की वैल्यू आपको 5 × 10⁻⁻6 कूलम दी हुई है, ठीक है। और आपके पास आपको कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, तो पॉइंट में आपका ये आपका R2 के लिए, दिस इज R2 वेक्टर विल बी इक्वल टू, अगर हम लिखते हैं इसको, दैट इज 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस आपका 1k कैप हो जाता है, 1k कैप, ठीक है। और ऐसे हम R1 की बात करें, इसमें R1 क्या दिया हुआ है आपको, R1 ये दिया हुआ है आपको वैल्यू, दैट इज 1i कैप प्लस 3j कैप प्लस आपका 2k कैप। तो ये वैल्यू
ठीक है, तो ये वैल्यू तो हमारे पास लिख ली। तो हमारे पास इसको सॉल्व करके सबसे पहले हम निकालते हैं R12। तो उसके लिए हम R12 निकालेंगे R2 माइनस R1 से। तो R2 माइनस R1 करेंगे, दैट इज 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 1k कैप। माइनस करेंगे तो आप R1 को माइनस करेंगे, दैट इज 1i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो वैल्यू हमारे पास R12 की कितनी आ जाएगी? तो R12 की वैल्यू आएगी 3 माइनस 1 दैट इज 2i कैप प्लस 5 माइनस 3 दैट इज 2j कैप दैट इज 1 माइनस 2 दैट इज माइनस k कैप दैट इज माइनस आपकी k पे कैप हो जाएगी। तो मेरे पास ये वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। अब इस वैल्यू को अगर हम बात करें, हम इसको मॉड में अगर सॉल्व करें, क्योंकि हम यूनिट वेक्टर वाली बात करते हैं, हम यूनिट वेक्टर वाली बात करते हैं, इसके बिहाफ से हम इसका मॉड अगर निकालेंगे एंड R12 वेक्टर का अगर मॉड निकालेंगे तो वो कैसे निकलता है आपको वो मेथड पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, i j और k का स्क्वायर कर लेते हैं, दैट इज 2 का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर और 1, तो आपका वैल्यू आ जाती है एट लास्ट 3। आपके पास वैल्यू आ जाती है एट लास्ट 3। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम फोर्स के फॉर्मूले में यूज करेंगे हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये अगर मेरे पास फॉर्मूला होगा तो मेरे पास वेक्टर फॉर्मूला होता है आपका Q1 Q2 अपॉन R12, आपका R12 वर्ग और आपका R, इस तरह का फॉर्मूला होता है R12 कैप। तो इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू चाहिए होगी। तो अगर हम बात कर लेते हैं तो मोड तो हमारे पास निकल आया, अब हमें क्या चाहिए, कैप वाली वैल्यू चाहिए, तो मतलब यूनिट वेक्टर की वैल्यू चाहिए। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दैट इज R वेक्टर 12 अपॉन R12 मॉड। तो इस तरह से निकालेंगे। R12 कैप की वैल्यू हमारे पास ये है, दैट इज 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 1k कैप और डिवाइड बाय आपकी वैल्यू आपके पास 3 है। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई जो हम उस फॉर्मूले में यूज करेंगे। अब हम फॉर्मूले लगाते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू कूलॉम वेक्टर फॉर्मूला, नाउ अकॉर्डिंग टू कूलॉम वेक्टर फॉर्मूला, वेक्टर लॉ, नाउ अकॉर्डिंग टू कूलॉम वेक्टर लॉ। तो वेक्टर लॉ आपको मैंने अभी पीछे कराया ये था। तो फॉर्मूला होता है F21 की बात करें, F21 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज की बात करें Q1 Q2 और अपन R12 लिख लिया आपका मॉड नीचे और ऊपर आपका R कैप हो जाता है, जो मैंने इस तरह से आपको लिख लिया यूनिट वेक्टर की फॉर्म में। तो हम अगर इसमें वैल्यू पुट करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास तो फिक्स होती है, इसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है, दैट इज 9 इंटू 10 की पावर 9। अब बात करें Q1 और Q2 की, तो Q1 Q2 की वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और Q2 की वैल्यू दी हुई है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो यहाँ पर जगह कम पड़ रही है तो हम इसको थोड़ा नीचे ही लिख लेते हैं। तो जगह कम है तो हमें नीचे ही उसको सॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज F21 विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट की, इंटू Q1 की वैल्यू हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6, साथ में Q2 की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और साथ में मेरे पास इस R12 की वैल्यू। तो R कैप की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ये वैल्यू है। तो मैं इसको भी लिख लेता हूं 2i प्लस 2j और माइनस k। तो ये वैल्यू है मेरे पास और डिवाइड में आपका 3 और यहाँ पे आपका क्या होता है, आपका R स्क्वायर होता है, आपके पास R स्क्वायर होता है। जैसे कि मैं इस फॉर्मूले में लिखा हुआ है, तो R12 की अगर वैल्यू लगते हैं तो मॉड में क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। दैट इज इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, इसकी वैल्यू मेरे पास 3 है और नीचे क्या हो जाता है, आपका स्क्वायर हो जाता है। तो स्क्वायर की बात करें तो मेरे पास ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, मेरे पास ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो अगर मैं फॉर्मूले में वैल्यू निकाल रहा हूं तो कितनी आ रही है, 3 का स्क्वायर। बोले तो इस 3 से आपका ये 9 कैंसिल आउट और इस 3 से आपका ये 3 कैंसिल आउट। तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 5 इंटू पावर कितनी है, 6 और 6 12 और यहाँ पे पास 9 9 10 11 12, दैट मीन्स 10 की पावर माइनस 3 और साथ में आपके पास 2i प्लस 2j और माइनस k। अब इसको कैसे सॉल्व करें, अब इसको मॉड से सॉल्व करेंगे, इसका मॉड ले लेंगे
तो आपका ये भी सॉल्व हो जाएगा, ये भी आराम से सॉल्व हो जाएगा। दैट मीन्स F21 का मॉड लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 5 इंटू 10 की पावर -3, मॉड का मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर में क्या 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। दैट मीन्स F21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 5 इंटू 10 की पावर -3, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1.5 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन। तो ये मेरे पास F21 की वैल्यू आ गई। तो सिमिलरली जब मैं बात करूंगा सॉल्व करने के लिए तो मैं डायरेक्टली लिख लूंगा F12 विल बी इक्वल्स टू माइनस F21। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर्मूला फॉर या कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल फॉर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब। वेक्टर ऑफ कूलम्ब के लिए आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आप इस मेथड से आराम से कर सकते हैं, इससे कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अब इसके बाद मैं अब नेक्स्ट जो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करते हैं अब हम, ठीक है। तो इन दोनों टॉपिक जो हमने पढ़े, इन दोनों टॉपिक के बाद सबसे पहले एक पॉइंट जो निकल के आता है जो आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है, चाहे वो मेंस एग्जाम में हो, आईआईटी के एग्जाम में, तो वो पूछा जाता है। तो पूछा क्या जाता है, तो हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पर जो हमने अभी पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ, जो हमने अभी पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था हमने अभी हमने पढ़ा कूलम्ब्स लॉ, और एक हमने पढ़ा हुआ है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमने ये दो फोर्सेस पढ़ी होती हैं। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों फोर्सेस में क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिससिमिलरिटीज है, मतलब क्या इसमें कॉमन है और क्या इसमें अलग है, ये आपसे बहुत पूछ लिया जाता है। तो ये इंटरेस्टिंग सा बन जाता है, क्योंकि अगर फॉर्मूले की बात करें तो फोर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में फॉर्मूला होता है दैट इज F विल बी इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अगर ग्रेविटेशनल की बात करें, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का केस हो गया और ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का केस हो गया। तो फॉर्मूला हो जाता है G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, दिस इज अ कंपैरिजन। कंपैरिजन के नाम से पूछा जाता है कंपैरिजन बिटवीन दी फोर्सेस। तो इन फोर्सेस के बीच में आपसे कंपैरिजन पूछ लिया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस की बात करें, एक तो दोनों में आपका इनवर्स लॉ लगता है, दोनों में आपका सिमिलरिटी क्या है। हम सिमिलरिटी की बात करें, सिमिलरिटी की बात करें तो इसमें बोथ फॉलो इनवर्स लॉ, दोनों में आपका क्या लगता है, इनवर्स लॉ लगता है। तो इनवर्स लॉ क्या है कि दोनों में अगर फोर्स की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ या इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर स्क्वायर होते हैं। यहाँ पे भी आर स्क्वायर है और आपका यहाँ पे भी आर स्क्वायर है। ये इसकी सिमिलरिटी होती है, इसकी सिमिलरिटी होती है। सिमिलरिटी की अगर बात करें तो ये जो बोथ हैं, ये जो बोथ फोर्सेस हैं, ये वैक्यूम में वर्क करती है। बोथ फोर्सेस वर्क्स इन वैक्यूम, ये दोनों फोर्सेस आपकी वैक्यूम में वर्क करती हैं, दोनों फोर्सेस आपकी वैक्यूम में वर्क करती है। और सिमिलरिटी की बात करें तो इन दोनों Q1 Q2 में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और फोर्स ऑफ रिपल्सन है। और इसमें क्या है आपका ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और थोड़ा सा एक आध पॉइंट डिससिमिलरिटी भी पढ़ लेते हैं। डिससिमिलरिटी की बात भी हमें पता होनी चाहिए कि इनमें डिससिमिलरिटी क्या है। तो डिससिमिलरिटी की अगर बात करें तो इसमें डिससिमिलरिटी सबसे पहले ये है, ये जो फोर्स ऑफ इसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, इसमें सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसमें सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और इसमें आपके दोनों फोर्सेस होते हैं, रिपल्सन भी होता है आपका, इसमें अट्रैक्शन भी होता है। अब बात करते हैं, इसमें ये K है और यहाँ पर ये एक G है। जो K है वो डिपेंड करता है किस पर, मीडियम पर। K डिससिमिलरिटी की बात करें, K इज डिपेंड ऑन मीडियम, K इज डिपेंड ऑन मीडियम। और G की बात करें, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम।
तो ये इसकी डिसिमिलरिटी भी हो जाती है, क्योंकि के जो है मीडियम पे डिपेंड करता है और जी पर, और ये जी है ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में कॉमन क्या है, क्योंकि दोनों ही फोर्स की बात कर रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, चार्जेस की बात में कर रहे हैं, क्योंकि रेस्ट की बात है यहाँ पे चार्जेस की, और यहाँ पर मास की बात है। यहाँ पे दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्सन है, और यहाँ पे सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और बोथ क्या करते हैं, इनवर्स लॉ को फॉलो करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। बोथ फोर्सेस वर्क इन वैक्यूम, दोनों वैक्यूम में वर्क करती है। दैट मीन्स इस वाले को आपको मीडियम की जरूरत पड़ती है, बट इस वाले को किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ रही। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। आई होप इट्स अंडरस्टैंडिंग टू यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। थैंक यू।